नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में जानने की कोशिश करेंगे आदिवासियों की जो आंदोलन हो रही है, इस आंदोलन के पीछे कौन है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में लगभग 32% आबादी जो है वो आदिवासी है। सीट की अगर बात करें, 90 में से 29 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। लेकिन अगर उससे पहले बात करें 2003 की, ये लगभग 34 सीट थी और 34 में से बीजेपी को उस वक्त मिली थी 25 सीट। आज 25 सीट से बीजेपी सिमट कर रह गई है मात्र 2 सीट में। अब देखिए, अगर मैं बात करूं 2003 की, तो उस वक्त बीजेपी के पास थी 25 सीट, कांग्रेस के पास थी 9 सीटें। वही अगर 2008 की बात करूं, बीजेपी की सीट हो गई 20 और कांग्रेस की उसी 9 पर रह गई। लेकिन 2013 आते आते अगर हम बात करें, बीजेपी के पास आ गई थी 11 सीटें और कांग्रेस के पास आ गई थी 18 सीटें। यही से बीजेपी और कांग्रेस के बीच का वोट का भी जो अंतर था वो 0.75 यानी 1% से भी कम था। और 2018 में 29 में से 27 सीटें कांग्रेस के पास है। अब मात्र 2 सीटें जो है बीजेपी के पास है। बीजेपी अपना जनाधार आदिवासियों में खोने के बाद क्या एक नई रणनीति तैयार हुई है। जिस तरह से बीजेपी के नेता आदिवासियों के आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, क्या ये आदिवासियों को लामबंद करने का, संगठित करने का, सरकार के या कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का और प्रकारांत में कहे तो बीजेपी की ओर आकर्षित करने की एक नई रणनीति है। 8/26 में हम बात करते हैं राजनीति की और उसी सिलसिले में आज इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इस आदिवासी आंदोलन के पीछे है कौन। इसी सिलसिले में 2 बड़े नेता, नंद कुमार साय जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे नंद कुमार साय जी, और केंद्र में मंत्री रहे और परिचय के मोहताज नहीं अरविंद नेताम जी, दोनों क्या बोले आइए सुनते हैं, फिर जाएंगे चर्चा पर। ये जनजाति बहुल राज्य है। 32% बोलते हैं, 42 प्रकार की जनजातियां हैं। 32% तो एक मोटा आंकड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ठीक से अगर आगे बढ़ाया जाए तो इसकी संख्या आगे बढ़ सकती है। और इसलिए स्वाभाविक है कि जनजाति वर्ग पिछले चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो सारा स्पष्ट दिखता है कि इन क्षेत्रों में हम बहुत कमजोर क्या हो गए, वहां साफ हो गए। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के हमारे जनजाति वर्ग के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुनः कैसे वो फार्म में आए, कैसे राजनीतिक दल के हैसियत से उनको अधिकार है सक्रिय होने का, सब इलाके में, सब समाज के बीच में। पर अगर ये सोचे कि हम राजनीतिक लाभ उठा लेंगे, इसमें थोड़ा सा हमसरी के आदमी के लिए शंका लगती है। 15 साल रहे नेताम इस प्रदेश में, 15 साल में अगर आप बातें सुन लिए दोनों के, दोनों इस बात को लेकर लगातार इस बात को जोर दे रहे हैं किस तरह की स्थिति बन रही है। अरविंद नेताम पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा आदिवासियों के, और नंद कुमार साय भी बड़े नेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये जो आंदोलन हो रहा है इसके पीछे कौन है। क्या बीजेपी है? क्या वाकई आदिवासी खुद के बलबूते पर आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं? अगर हम जसपुर की बात करें, स्टील प्लांट का विरोध हो रहा है, वहां प्रबल प्रताप और बाकी लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं। गणेश राम भगत पूर्व बीजेपी के मंत्री भी रह चुके हैं रमन सरकार में, वो भी विरोध में है। सीतापुर में जो एल्युमिनियम प्लांट लग रही है उसका भी विरोध आदिवासी कर रहे हैं। सिलगेर का जो फायरिंग हुआ, विरोध हो रहा है। दंतेवाड़ा से लेकर गरियाबंद तक कहीं की भी बात करें, आंदोलन के पीछे कौन है, इन सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। प्रमोद दुबे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, और राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा। तीनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत करूंगा संजय श्रीवास्तव जी से। संजय जी, जो बातें, जो भूमिका बीजेपी की थी, जो 2003 की स्थिति थी, वो 2018 आते आते काफी फीका पड़ गई है आदिवासियों को लेकर, आदिवासी सीट की पकड़ को लेकर। तो क्या यही कारण है कि सर्व आदिवासी, सर्व समाज जो आदिवासियों का आंदोलन हो रहा है, वहां बीजेपी के नेताओं के दिख रहे हैं हाथ या समर्थन दिख रहा है? इसको लेकर क्या कहेंगे संजय जी? हमने 15 वर्ष तक लगातार जनता के आशीर्वाद से, मैं सीटों पर नहीं जा रहा, आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमने भरपूर कोशिश की कि आदिवासी क्षेत्रों में, और खासकर जो देश के समय में जो बस्तर क्षेत्र था या सरगुजा क्षेत्र था, वहां से आज हम कहां पर खड़े हैं, ये ट्राइबल क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं, प्रदेश की जनता भी देख रही है। लेकिन हाँ, आदिवासी क्षेत्रों के लिए, आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आज सबसे पहले, चूंकि वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है, लगभग 3 वर्ष उस सरकार के कार्यकाल को पूर्ण हो रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार के समय जो तथाकथित रूप से समय समय पर सो कॉल्ड इस तरह का अपना प्रायोजित कार्यक्रम करती रहती कि हम आदिवासियों की बहुत भलाई कर रहे हैं, हम किसानों की बहुत भलाई कर रहे हैं, आज सर्व आदिवासी समाज आर्थिक नाकेबंदी कर रहा है। इस सरकार को समझने की आवश्यकता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है और आदिवासी रुष्ट क्यों है, तब जब उनकी 12 की 12 सीटें यहां पर हैं, और यदि हम प्रदेश की बात करें तो लगभग सभी सीटें उनके पास में हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा प्रश्न तो सरकार के सामने और कांग्रेस की सरकार के सामने है। जब दूसरा मुझे समय मिलेगा तो मैं अन्य विषयों पर बातचीत करूंगा कि ये सरकार ने क्या वादे किए थे और किन वादों को वो पूर्ण नहीं कर पा रही और उसका कारण क्या है, चाहे सिलगेट की बातचीत हो या फिर मैं 5वीं अनुसूची की बात करूं, मैं पेशा कानून की बात करूं, या तमाम प्रकार के जनघोषणा पत्र में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था, निरस्त आवेदन पट्टा, निरस्त आवेदन को हम सबको पट्टा प्रदान करेंगे, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे लगता है कि अभी विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आंदोलन क्यों हो रहा है। और जैसा कि नंद कुमार साय जी ने कहा, वास्तव में आज हम वहां पर शून्य में हैं और कहीं दिक्कत नहीं। कभी ये परिस्थितियां अच्छी ही रहती हैं कि जब हम वहां पर नहीं हैं तो एक बार नए सिरे से चिंता करके यदि कोई गलती हुई हो तो उसको हम ठीक करके फिर से बेहतर स्थिति में आए, क्योंकि ये वही आदिवासी क्षेत्र है, वही बस्तर है, बहुत अच्छी बात है, जहां पर हम 12 में से 11 सीटें जीते, 8 जीते, 3 जीते। और इस छत्तीसगढ़ में कभी हम नहीं दिखते थे मध्य प्रदेश के समय, वहां पर हमने 3 बार सरकारें बनाई हैं। अर्थात बीजेपी से अपेक्षाएं ज्यादा है, ठीक है, कि आदिवासी वर्ग हो या छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक हो, बीजेपी से इनको 2.5-3 वर्षों में कुछ नहीं है मामला। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रमोद जी, प्रमोद जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। प्रमोद जी, जब भी ये बात कही जाती थी, अगर हम अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो यह कहा जाता था कि जो छत्तीसगढ़ है वही जीत दिलाए, और दूसरी बार जो सत्ता वापसी हुई बड़ा आसानी हुआ, जो माहौल बना वो छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर से, क्योंकि उसके उसी टाइम पे और भी घटनाएं हुई थी, काफी सब लोग चिंतित थे, लेकिन बस्तर ने कांग्रेस को 98 में अच्छा बढ़त दिलाई थी। सवाल यही है, आपकी जनाधार घटी थी, धीरे धीरे करके आपकी जनाधार आज सबसे ऊपर है, 29 में से 27 सीट, सबसे बेहतर कह सकते हैं 2 सीट नहीं है, वो बीजेपी के पास है। लेकिन एक सवाल है, जब इतनी बड़ी बहुमत फिर भी आदिवासी आंदोलन क्यों कर रहे हैं प्रमोद जी? अब इसके पीछे की पूरी कहानी तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी विश्वास बस्तर और सरगुजा की जनता ने किया है। और रही बात 2003 में अगर कहीं 25 सीट थी और 2018 में अगर 2 सीट है, तो आत्मचिंतन का विषय इनका होना चाहिए। और कहां से शुरू करें? 2003 से कि हर आदिवासी परिवार के घर को नौकरी दी जाएगी, जर्सी गाय दी जाएगी। लोगों को ये उम्मीद थी देसी गाय ही मिल जाएगी, लेकिन झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तारीख पर तारीख। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इन क्षेत्रों में और खासकर आदिवासी समुदाय में अपना विश्वास खो चुकी है। जो कहती है वो की नहीं। इसके परे हटकर अगर भूपेश बघेल जी की सरकार की बात करें तो बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण में जिन आदिवासी नेताओं को नेतृत्व सौंपा गया है, उनके माध्यम से 1 by 1 कार्य योजना बनाकर काम की जा रही है, जो वास्तविक में आदिवासियों की जो आवश्यकता थी, चाहे वो
प्लांट के माध्यम से आदिवासियों की जी, जमीन कब्जा जी। करने की बात हो, जिसको वापस करवाया गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको कांग्रेस ने धरातल में आकर काम किया और आदिवासियों को विश्वास जीता। न केवल चुनाव में बल्कि उपचुनाव में भी आप देख लीजिए कि कांग्रेस की लगातार सीटें बढ़ना और वोटों का प्रतिशत बढ़ना ये इस बात जी। का परिचायक है कि कांग्रेस ने आदिवासियों के हित में काम किया है और आगे भी ठीक है, करेगी और संजय जी। धरातल में काम करेगी। ठीक है संजय जी, एक सवाल है, जब बस्तर की अगर हम बात करें, बस्तर में आपने पहल की थी ये कहते हुए कि बस्तर का औद्योगिकरण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने वो नहीं साबित कर पाए। टाटा आया, खाली हाथ लौट गया। एसआर स्टील आई, वो भी, उसको भी खाली हाथ उल्टे पांव लौटना पड़ा। कारण कुछ भी हो, लेकिन जिन परिस्थितियों में जमीन का अधिग्रहण हुआ था, जिस जोश के साथ वहां ऐलान किया गया था, इन सारी बातें धरातल पर नहीं दिखी। क्या ये एक बड़ा कारण रहा आपके बस्तर में विफलता की? नहीं, देखिए होता जी, कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। देखिए एक कारण जो सभी मुद्दों से हटकर मैं कहूं कि देखिए लगातार जब सरकारें रहती हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सरकारें रहती हैं, एक सामान्य भावनाएं विकसित होती है हिंदुस्तान के अंदर में। आपने चुनाव के अंदर में देखा कि एक मौका इनको भी दिया जाए, दूसरा, और यह मौका क्यों दिया जाए कि एक झूठा जन घोषणा पत्र फ्रेम करके कांग्रेस ने आम जनता के बीच में नवीन पटनायक में तो ये नहीं दिख रहा है। 2 मिनट जरा सुन लें। शराबबंदी के वादे से लेकर तमाम प्रकार के वादे इन्होंने किए हैं। आज उस विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं फोकस बस्तर को कर रहा हूं। तो वो भी एक कारण होता है। तो मुझे लगता है, देखिए, लेकिन आज जैसा कि मैंने उल्लेख किया सरकार इनकी, अब आपने उद्योग की बात करी, मैं आज भी भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते इस बात को कहता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग का वहां पर स्थापना होनी चाहिए। उद्योग स्थापित होगा, रोजगार बनेंगे, रोजगार वहां के लोगों को प्राप्त होगा। ये हमारी आज भी मेंटेलिटी है, आज भी हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि वहां पर होना चाहिए। देखिए राजनीति किस तरीके से होती है, ठीक है, किन्हीं कारणों से टाटा वहां तक नहीं लग पाए, क्या कारण था, समय लगता है किसी भी प्लांट को स्थापित होने में। लेकिन ये सरकार क्या करती है, मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। और क्यों आदिवासी आज बाहर इनके खिलाफ में खड़े हुए आर्थिक ताकतबंदी कर रहे हैं। देखिए हम स्पष्ट रूप से, भले हमको नफा हो या नुकसान, हम उस काम को करने जा रहे हैं। ये क्या करते हैं, इन्होंने राजनीति करी, लोहांडी गुड़ा की जमीन वापस करी। आपको भी मालूम है, अपनी पीठ थपथपाई, हमने आदिवासियों को जमीन वापस कर दी है। ठीक है भैया, धन्यवाद, हम भी आपको बधाई देते हैं। लेकिन 6 महीने और साल भर के बाद घटना क्या होती है, उसी बस्तर के नारायणपुर जिले में चपका में, जहां कोरोना महामारी के दौरान धारा 144 लगी होती है और जबरदस्ती 12 गांव के आदिवासियों को जनसुनवाई में बुलाना, उद्योगपति को जमीन देने के लिए 165 लोगों पर एफआईआर करा के उनको बंधन कर दिया जाता है। आखिर लोहांडी कड़ा और चपका में अंतर क्या है? आपने पॉलिसी बनाई कि हम आदिवासियों की जमीन को नहीं लेंगे, इसलिए हमने लोहांडी गुड़ा को जमीन वापस करी। प्रमोद जी, सरकार है जिन्होंने आदिवासियों की जमीन को वापस कर दिया। अरे चपका में क्या किया, क्या कहेंगे इसको लेकर प्रमोद जी? दे दिया, पीछे का मामला क्या है? ये दोहरी राजनीति और हैं, आदिवासियों के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। ये खुद क्या कह रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता है। एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि औद्योगिकरण होना चाहिए, दूसरी तरफ ये स्टील प्लांट का और एल्यूमिनियम प्लांट का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से ये विरोध करवा रहे हैं। ये अजीब प्रवृत्ति है। सवाल क्या है? चोर को कहते हैं चोरी करो, उधर से कहते हैं पुलिस वाले को भेज देते हैं, कहते हैं इसको नहीं समझ में आएगा। ये अरे सवाल क्या हो तो समझ लो। एक्चुअल में कंफ्यूज लोग हैं। ये तो होता अरे आप सवाल क्या कर रहे हैं? एक सेकंड। अरे सवाल आप नहीं समझ रहे होती है। एक मिनट सुन ले, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आदिवासियों के मन में चाहे लाख लपेट कुछ भी कर ले, अब इनके विश्वास जो है वो जनता का, आदिवासियों का, सबका विश्वास उठ चुका है। और लोहांडी वापस और चपका की जमीन क्यों रही बात? लोहांडी मैं बताया ना, चपका की क्यों? होता साहब, मैंने पहले बताया ना आपको कि आदिवासी परिवार के एक घर को नौकरी से लेकर जर्सी गाय से लेकर के सारी वो चीजें इन लोगों ने कही। अब आप 2 सीट में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर आज तक कोई आंदोलन खड़ा कर पाई क्या? आदिवासियों के कंधे में रखकर बंदूक चलाना, उसके कंधे में रखकर बंदूक चलाना। ये संजय जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं उसी चीज को चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। उद्योग की बात कर रहा हूं, गाय पे चले गए। अरे मैंने सिंपल पूछा, लोहांडी घोड़ा वापस, नहीं, तो चपका का क्यों?
मैं इतना ही पूछा मैंने, उसका जवाब नहीं। आपकी बात क्या कह रहे हैं आप खुद नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई लोहांडी घोड़ा की जमीन आप एक सेकंड, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है, ठीक है। अरे ये कौन सी बात होती है भाई, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अरे पहले आप जहाँ से शुरुआत की हो, अरे साहब मैं उचित जी को चर्चा में शामिल कर लूं, फिर आप लोगों के पास वापस आ रहा हूं। संजय जी और प्रमोद जी, मैं दोनों के पास फिर वापस आ रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं खाली उचित जी को शामिल कर लूं। उचित जी, जो परिस्थितियां बन रही थी 2018 के चुनाव से पहले, एक तरफ जसपुर में पत्थर गढ़ी थी, रायगढ़ में 300 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाने के नाम पर जबरदस्ती कब्जा करने का नंदकुमार साह ही उस वक्त थे अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के। उन्होंने नोटिस दिया, कलेक्टर और एसपी को उपस्थित होने की उन्होंने आदेश तक जारी कर दिए थे अनुसूचित जनजाति आयोग में। एक माहौल बना कि आदिवासियों की कैसे बेहतरी हो। अब सवाल मेरा यही है आपसे, ये जितनी भी चीजें हो रही थी, सत्ता परिवर्तन हो गया, सब कुछ हो गया, अचानक हमने आदिवासियों का आंदोलन देख रहे हैं, चाहे हम सिलगेर की बहाने हो, चाहे नारायणपुर का बहाना हो, दंतेवाड़ा का बहाना हो, चाहे हम जसपुर देखे, चाहे हम सरगुजा देखे, संगठित हो के विरोध किया जा रहा है। आदिवासी लामबंद हो रहे हैं। आप तो पार्टी नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, क्या कहेंगे उचित जी इसको लेकर? क्या आदिवासी स्वयं खड़े हो रहे हैं, उनको लामबंद किया जा रहा है, बीजेपी इसी से अपनी जमीन तलाश रही है क्या? उचित जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे होता है जी। आपने जो कहा कि मध्य प्रदेश जिसका जो पावर कॉरिडोर है वो छत्तीसगढ़ से खुलता था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो पावर कॉरिडोर है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र से ही खुलता, ये बात सत्य है। अब आदिवासियों की याद किसी भी पार्टी को तब आती है जब वो विपक्ष में रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जब भारतीय जनता पार्टी थी वो बिल्कुल लगातार अपना वोट परसेंटेज खोते जा रही थी, डिटोरिएट होते जा रही थी। वो 20 पहले 25, फिर 11, फिर 4, फिर 2, जो लगातार होते आ रहा था। तो वो अपने डिटोरिएट हो रही है आदिवासी बहुल क्षेत्र में। तो नो डाउट ऐसे आंदोलन पहले भी होते आ रहे थे, अभी भी होते आ रहे हैं, लेकिन उनको पीछे से कोई भी क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। उस प्रतिक्रिया को, उस मूवमेंट को चलाने के लिए हालांकि आदिवासी समाज जो है वो काफी जागरूक समाज है, उस पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स है, बहुत सारे नेता है, बहुत सारे वो जागरूक है। मतलब वो इतना आप उनको जागरूक मतलब उसको नहीं बोल सकते कि इनको किसी चीज का आइडिया है, लेकिन जानते हैं ये सारे उनके बड़े लोग हैं। लेकिन जिस तरह से जिस आंदोलन में जी, चाहे प्रबल प्रताप सिंह जदयू को दिखना, चाहे गणेश राम भगत का दिखना, चाहे सोहन पोटाई का दिखना, इस आंदोलन के साथ अलग अलग जगह पे आदिवासियों का आंदोलन है, क्या इसको किस स्वरूप में वही आ रहा हूँ मैं, वही आ रहा होता जी, होता जी वही आ रहा हूँ। देखिए आज जी बिल्कुल ये प्योर एंड प्योर राजनीति के रूप में मैं इसको देखता हूं। और आप देखिए कि जो अपना जो मैंडेट खोते जा रहे हैं वहां पे, जो वहां पे अपना वोट परसेंटेज खोते आ रहे हैं, निश्चित तौर पे ये उनके द्वारा किया जाता है। आदिवासी क्षेत्र को, इन्हें आदिवासी बहुल बेल्ट को ये लोग वोटिंग कमोडिटी मान के रखते हैं। ये हमारी वोटिंग कमोडिटी है। हम वादे तो कर देते हैं, अपने मैनिफेस्टो में तो डाल देते हैं, लेकिन जब हम जीत के आते हैं तब उस मैनिफेस्टो के साथ जो हमने वादे किए थे सर्व आदिवासी समाज का नेता होके, अब उसको जो क्रियान्वयन करना है वो राजनीतिक पार्टी के रूप में वो क्रियान्वयन नहीं करते। ये नेता जो है, जितने भी नेता होते हैं, अच्छा, वादे कर रहे हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन वो पार्टी के मैनिफेस्टो में आ जाते हैं। फिर जो जैसा पार्टी करती है तो क्या ये अभी चुनाव को 2 साल है, जो है वो चुनाव अभी 2 साल है, तो कांग्रेस को इस आंदोलन को कितना गंभीरता से लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस उसी वजह से आई है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो 29 में से 27 सीट उनके पास आई है, ये बहुत बड़ा मैंडेट इनको मिला हुआ है, तो ये इनको सहेज के रखना पड़ेगा। वो सहेज के रखने की तैयारी में है और वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको सेंध लगाने की तैयारी में है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़े रणनीतिक तौर से, बड़े राजनीतिक एक दृष्टिकोण से, एक अपने चिंतन में उनकी लेके, उनकी चिंता करके इस तरीके के जो उनमें सेंध लगाने का प्रयास भी कर रही है, वो उनका खैर राजनीतिक दायित्व है, वो निभाएंगे। लेकिन ये जो आप आंदोलन की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली
चाहे वो समाज के नेता हो या अन्य सपोर्टिंग हैंड हो, वो जो पार्टी विपक्ष में रहती है उनके द्वारा ही ये करवाया जाता है और किया जाता है। जी संजय जी, चिंतन बैठक में भी आदिवासियों को लेकर चर्चाएं हुई और इसीलिए शायद आपने बस्तर चुने, क्योंकि बीजेपी जहां सबसे कमजोर रहती है उसी जगह पर वो जाके बैठक करती है ताकि एक माहौल बने। क्या आने वाले दिनों में हम बस्तर में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, बीजेपी द्वारा भी इस तरह के कोई बड़ी आंदोलन की तैयारी है, और क्या ये शुरुआत है आदिवासियों के जरिए आंदोलन की? संजय जी देखिए, होता जी स्वाभाविक तौर पर आपने जो सवाल किया कि यदि कहीं कोई हम कमजोर हैं तो वहां से यदि हम कोई बैठक या आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है विपक्ष में होने के नाते। लेकिन आपने ये ध्यान रखा होगा कि बीजेपी एक ऐसी संगठन की पार्टी है कि पिछले दिनों आपने देखा, हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठकें, अन्य बैठकें होती रहती हैं। तो सभी जगहों पर इस तरह की बैठकें होती हैं। मुझे लगता है देखिए, आज राजनीतिक आंदोलन हम प्रारंभ करेंगे, हम लड़ रहे हैं स्थानीय स्तर पर, यह अलग विषय है। आज विपक्ष के आंदोलन को तो यह धता बताती है कांग्रेस पार्टी। आज इनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर्व आदिवासी समाज, जिसमें बीजेपी के भी है, कांग्रेस की भी, अरविंद नेताम जी का नाम नहीं लिया गया। अरविंद नेताम जी का वक्तव्य सुना होगा भाई प्रमोद दुबे जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है कांग्रेस की रीति और नीति पर कि ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई केवल प्रबल प्रताप या गणेश राम भगत कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि अभी कोई बीजेपी प्रमोद जी एकदम 5 सेकंड में कि राजनीति करें, क्या सर्वादिवासी समाज के पीछे कांग्रेस भी आया है? एकदम संक्षेप में देखिए, होता समय नहीं है, क्षेत्रों के अंदर में फेल है। होता साहब, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को मझधार में फंसा रखा था। उनको स्कूल चाहिए थी, अच्छी शिक्षा चाहिए थी, अच्छे अस्पताल चाहिए थे। इन लोगों ने लाकर के उनको मझधार में खड़ा कर दिया था। 1700 लोगों की जमीन में इन्होंने इस प्रकार से मझधार में फंसा दिया था। आज सर संक्षेप में, सर विस्तार में नहीं, मैं हाँ ना पे पूछा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निश्चित रूप से दोनों पार्टी की दावा है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। आज तो उतना ही समय है मेरे पास। प्रमोद दुबे जी, संजय श्रीवास्तव जी और रुचि शर्मा जी, तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्य है और यहां पे यही कही जाती है, आदिवासी जिसके तरफ है सत्ता उसी को मिलती है। और अब दिख भी रही है 29 में से अगर 27 सीट बीजेपी के पास नहीं होके कांग्रेस के पास है। अगर 2003 में 25 सीटें उनके पास थी और आज अगर कांग्रेस के पास 27 सीटें हैं, ये सूचित कर रही है। लेकिन साथ में भी अगर ये आंदोलन चेता रही है, एक सिग्नल दे रही है, सूचित कर रही है कि सरकार इस पर भी ध्यान दे ताकि उनके लिए भी और आदिवासी समाज के लिए भी बेहतरी होगी। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।